जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्मार्ट स्टडी डीएस में। साथियों, एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएशन वाले एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए एक ऐसा एक्सपेक्टेड मॉडल पेपर समस्त कर रहा हूं जिसको आपको अपने परीक्षा से पहले पहले ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि एनटीपीसी की सिलेबस का पूरा निचोड़ आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। जहां जहां से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उन सभी सवालों को हम लोग कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले जीके होगी, उसके बाद करंट अफेयर, देन आफ्टर रीजनिंग मैथ। तो सबसे पहले हम लोग जीएस के पूरे 40 क्वेश्चंस देखेंगे और इन 40 सवालों में से आपका जो स्कोर लगभग 20 का होना चाहिए। तो समझ लेना साथियों, यहाँ पर तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। तो अगर आपका जवाब 24 अक्टूबर तो बिल्कुल करेक्ट। उसके बाद यूनेस्को का मुख्यालय अगर आपसे पूछा जाए तो फ्रांस की राजधानी पेरिस, और पेरिस में ही ये यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है। अगला देखिए, संतोष ट्रॉफी ये किस खेल में दी जाती है? फुटबॉल के खेल में, क्रिकेट के खेल में, या शतरंज, टेनिस? तो अगर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उसके बाद जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो ये नारा लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। आंसर अगर आपका ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद भारत में खरीफ की फसल का मौसम क्या है? तो खरीफ की फसल की अगर मैं बात करूं तो लगभग जुलाई से अक्टूबर तक ये ड्यूरेशन होता है खरीफ की फसलों का। उसके बाद यहाँ पर देखिए, जैव मंडल में रासायनिक पोषकों का जो चक्रण होता है ये जल द्वारा होता है, या वायु द्वारा होता है, या भूमि द्वारा होता है? मैं कहूँगा जल और वायु और भूमि या सभी के द्वारा जैव मंडल में रासायनिक पोषकों का चक्रण होता है। उसके बाद यहाँ पर प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया या कोशिका भित्ति में? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर राइबोसोम होना चाहिए। उसके बाद देखिए, यहाँ पर कह रहा खाद्य श्रृंखला में उत्पादक प्रकाश सौर ऊर्जा को किसमें बदलते हैं? तो मैं कहूँगा रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। किसमें? रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ, इसका मतलब क्या होता है? हड़प्पा, मेसोपोटामिया, मृतकों का टीला? जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है उसका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। होम रूल लीग आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। एनी बेसेंट बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन जवाहरलाल नेहरू नहीं। लोकमान्य तिलक और महात्मा गांधी नहीं। एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक, यानी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के द्वारा की गई। उसके बाद कह रहा गलत कथन को आपको बताना है, इसमें से कौन सा गलत कथन है बताइए। तो यहाँ पर देखिए, विधानसभा के सदस्य की सदस्यता भंग की जा सकती है। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, यानी कि अगर भारत सरकार या किसी राज्य सरकार में लाभ पद पर आसीन हो तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है। अगर विधानसभा में राज्य सरकार के लाभ के पद पर है तो ये उसकी पद को आसीन हो तब भी उसकी सदस्यता को खत्म किया जा सकता है मानसिक रूप से विधानसभा के सदस्य की, अगर वह दिवालिया हो जाए तब भी। लेकिन अगर उसकी आयु 30 वर्ष की हो तो ये कोई ज़रूरी या शर्त नहीं कि अगर भाई की 30 वर्ष का हो जाए तो विधानसभा की सदस्यता को भंग कर दिया जाए। तो ये गलत है, तो यही आपसे पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? ये सैकड़ों बार क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। भारत में प्रथम आम चुनाव जो हुए थे ये 1947, 1952, 1954 या 1956? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर 1952 होना चाहिए, क्योंकि ये 52 में ही हुई थे। उसके बाद कौन सी जलराशि जो भारत और श्रीलंका को अलग करती है? ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो पाक जलराशि ये भारत और श्रीलंका को अलग करती है। उसके बाद आपसे कहा जा रहा है जो मिट्टी जो होती है रेगुर मृदा के नाम से जानी जाती है, यानी किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? तो काली मिट्टी को रेगुर मृदा कहा जाता है। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि वह अवस्था जब सचमुच में युद्ध हुआ नहीं होता परंतु युद्ध का माहौल हमेशा बना रहता है, तो उस युद्ध की स्थिति को क्या कहते हैं? उसको नाम दिया जाता है शीत युद्ध। क्या शीत युद्ध कहा जाता है? इसलिए आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोग याद रखिएगा। अगला देखिए, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन एक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? तो अगर बात करते हैं, देखिए ये तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत है।
पेट्रोल और कोयला भी है, लेकिन वायु पवन, लेकिन यहाँ पर जो डीजल है ये गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से संसाधन का कौन सा तरीका दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादन के परिरक्षण में प्रयोग किया जाता है। तो अगर आपकी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आपको पाशुरीकरण बता देना है। कौन सा तरीका मैं कहूंगा पाशुरीकरण, ये दुग्ध और दुग्ध उत्पादन के परीक्षण में इस्तेमाल किया जाता है। कह रहा राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती, बस इतनी बात आपसे पूछी जा रही है। तो क्या 12 होती है? अगर आपका जवाब ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद भारत में पंचायती राज व्यवस्था में लागू करने वाला पहला राज्य कौन था? तो ये उत्तर प्रदेश नहीं राजस्थान था, जो कि सबसे पहले लागू की गई थी राजस्थान में। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध है? तो अगर बात करें जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है ये झूम कृषि के लिए ही जाना जाता है, यहाँ पर झूम कृषि की जाती है ज्यादातर। यानी शहर जो भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है, तो भारत की सिलिकॉन वैली की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर बेंगलुरु को कहा जाता है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। बहुत बढ़िया, नाइस क्लास। उसके बाद यहाँ पर कह रहा चींटी या मधुमक्खी के काटने पर उसके डंक में जो द्रव्य पाया जाता है वो कौन सा होता है, बस इतनी सी छोटी बात आपसे पूछी जा रही है। तो अगर आपका जवाब फॉर्मिक अम्ल है तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, क्योंकि चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, इतना आपको याद रखना है। सिक्किम एवं चीन किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं? तो ये आपका नाथुला दर्रा, ये क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा जा चुका है कि सिक्किम और ये चीन किसके माध्यम से, तो ये नाथुला दर्रा के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कि हृदय में शुद्ध रक्त पाया जाता है, बताइए। तो यहाँ पर महाधमनी एवं वायुनिलय में पहला पड़ाव, पहला ही हमारा राइट आंसर, मानव हृदय में महाधमनी एवं वायुनिलय में शुद्ध रक्त पाया जाता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए स्थानीय निकाय अपने लिए राजस्व इकट्ठा करता है, तो एक तरीके से सेल्स टैक्स से, इनकम टैक्स से या गृह कर से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर गृह कर हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन प्लास्टिक बहुलक नहीं है? तो ये पॉलीथीन या इनकम टैक्स मैं कहूंगा पॉलीथीन भी है, और यहाँ पर पॉलीस्टाइरीन भी है और वेकेलाइट भी है, लेकिन ये आपका एक अजीब सा नाम आया, ये भी नहीं है। अगला कह रहा अरावली पहाड़ियां भारत के किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये राजस्थान में स्थित है, मध्य प्रदेश में नहीं। अरावली पहाड़ियां जो स्थित हैं वो राजस्थान में स्थित है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए इस सवाल को और बताइए राइट आंसर। कह रहा है यहाँ पर चिपको आंदोलन का जो प्रारंभ हुआ था ये कहाँ से हुआ था? तो इसका प्रारंभ उत्तराखंड से हुआ था। उसके बाद कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणुओं द्वारा एक उत्पन्न रोग है? तो यहाँ पर जीवाणु यानी बैक्टीरिया के द्वारा यहाँ पर हैजा रोग हो जाता है। हैजा जो होता है ये बैक्टीरिया यानी जीवाणुओं के कारण होता है। अगला कह रहा है बैंक नोट प्रेस ये कहाँ स्थित है? तो ये साथियों देवास में स्थित है, ये भी आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संपादन किस पुस्तक में किया गया है? तो इस पुस्तक का नाम है दशम ग्रंथ, पुस्तक का नाम है। और उस ये श्री गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का यहाँ पर संपादन हुआ है। अगला क्वेश्चन स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? फटाफट आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर आपका जवाब यहाँ पर टॉमस जेफरसन है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर किसके साथ जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी के साथ, यानी कि स्वतंत्रता का घोषणा पत्र टॉमस जेफरसन इनका नाम है, इन्होंने ही घोषणा पत्र तैयार किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है शरीर में ध्वनि यंत्र को और क्या कहा जाता है? तो इसको साथियों लैरिक्स नाम से जाना जाता है, लैरिक्स नाम से जाना जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 14वीं शताब्दी में मोरक्को के किस यात्री व इतिहासकार का न्याय व्यवस्थापक के रूप में दिल्ली दरबार के मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्वागत हुआ था? तो इब्र बतूता की नाम से बात चल रही, तो यहाँ पर ये आए थे। तो राइट आंसर अगर आपका ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि प्रथम मनुष्य निर्मित उपग्रह था
जो प्रथम मनुष्य यानी मनुष्य के द्वारा प्रथम निर्मित जो उपग्रह था वो कौन सा था, तो आप लोग बताइए। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर जाना चाहिए वो आपका स्पुतनिक 1 जो है ये प्रथम मनुष्य निर्मित उपग्रह है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, भारतीय हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अगर आपका जवाब कंचनजंगा है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, सरकार की ओर से भारत में महिलाओं के हित के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से किसका गठन किया गया था? तो यहाँ पर अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का किया गया था? नहीं, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया था भारत में महिलाओं के हित संरक्षण के लिए। ये आपको याद रखना है। उसके बाद श्री पद्मा स्वामी मंदिर कौन से राज्य में है? तो इस मंदिर की अगर बात करें तो ये केरल में स्थित है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से अधातु तत्व में धात्विक चमक होती है? तो यहाँ पर आयोडीन की बात चल रही है। इस अधात्विक तत्व में धात्विक चमक होती है आयोडीन। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है आपसे आधात्विक खनिज का उदाहरण है, यानी आधात्विक खनिज का उदाहरण आपको बताना इसमें से कौन सा है? तो मैग्नीज आपका जवाब हो जाएगा। मैग्नीज एक आधात्विक खनिज होता है। सूर्य के द्वारा विकिरण ऊर्जा का कारण क्या है? तो ये नाभिकीय संलयन है। नाभिकीय संलयन जिनका आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग होते हैं, वो अंग कौन कौन से होते हैं? कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका या राज्य सरकार, केंद्र सरकार, स्थानीय सरकार, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, जज, वकील, कोर्ट। तो अगर आपका जवाब कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, तो ये लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जड़ की कोशिका में उपस्थित लवक को क्या कहा जाता है? तो इसको ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है। जड़ की कोशिका में उपस्थित लवक को वल्लभ भाई पटेल को यहाँ पर सरदार की उपाधि जो दी गई थी वो किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो मैं कह सकता हूं बारदोली आंदोलन के दौरान ही, क्योंकि एक तरीके से इन्होंने एक नेतृत्व किया था। जो लोग थे उन्होंने यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की उपाधि दी थी, यानी कि सरदार। तो यानी कि मात्रा स्थिर रखते हुए जब किसी पिंड की गति दोगुनी की जाती है तो उसका त्वरण दोगुना हो जाता है? नहीं, उसका संवेग दोगुना होता है। जब मात्रा स्थिर रखते हैं, जब किसी पिंड की गति को दोगुना किया जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कहाँ हुई नीलामी में मराठा योद्धा रघुजी भोसले प्रथम की ऐतिहासिक तलवार को खरीदा गया है? तो राइट आंसर आपका लंदन हो जाएगा। यानी लंदन में हुई नीलामी में मराठा योद्धा रघुजी भोसले प्रथम की ऐतिहासिक तलवार को खरीदा गया है। अब यहाँ पर करंट अफेयर के ही क्वेश्चन चल रहे हैं। हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राज्य के राज्यपाल पर पुस्तक का विमोचन किया है। तो यहाँ पर बात चल रही है उत्तर प्रदेश की। यहाँ पर उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल पर पुस्तक का विमोचन किया है। उसके बाद यहाँ पर किसे मुंबई पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा? देवेन भारती अगर आपका जवाब है, क्योंकि इनको मुंबई पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। अगला, ब्लूमबर्ग द्वारा 2025 तक एशिया के टॉप 10 सबसे धनी में से कौन शीर्ष पर रहा है? तो इनकी अगर मैं बात करूं आपका क्या जवाब हो सकता है मुझे बताइए। तो अगर आपका जवाब अंबानी है तो अंबानी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहां से आपके सामने रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। तो ये क्वेश्चन है, कह रहा नीचे दिए गए विकल्प आकृतियों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसमें प्रश्न आकृति छिपी है या निहित है। यानी कि यहाँ पर फिगर को घुमाने की अनुमति नहीं है। अगर ये जो आकृति यहाँ पर दिख रही है तो आपको ये बताना है सेम टू सेम क्या आकृति कहीं दिख रही है। मैं कहूँगा यहाँ तो दिख नहीं रही, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसे कोण आया है 45 डिग्री का, लेकिन यहाँ पर 45 डिग्री का कोई कोण नहीं बना है और यहाँ पर भी नहीं बना हुआ है। लेकिन यहाँ पर बात करें तो ये आपकी लाइन आई है। तो कुल मिलाकर के ये जो होगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूरी आकृति ऑप्शन नंबर डी में संग्रहित है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एक निश्चित कूट भाषा में टूवर्ड्स को 962147 लिखा जाता है, वांटेड को 213957 लिखा जाता है। तो वारंट को कैसे हम लोग लिखेंगे? तो ऐसा कभी भी आपके सामने 2 वर्ड्स हो और कुछ नंबर्स हो, फिर से एक वर्ड हो कुछ नंबर हो, तो इसका मतलब ये हो सकता है ये हो कि 9 का कोड यानी टी का कोड 9 हो, ओ का कोड 6 हो और डब्ल्यू का कोड 2 हो।
ये भी हो सकता है। अच्छा, यहाँ पर अगर W का कोड 2 है और यहाँ पर W है और W का कोड 2 है, यानी W का कोड यहाँ पर 2 ही आएगा और ऑप्शन में भी स्टार्टिंग 2 से है, तो ARR हम लोग देख सकते हैं, A का कोड 1 हो गया और यहाँ पर ये डबल आर, यानी डबल आर की बात करें तो R का कोड 4 है, तो ये 4 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर A का कोड 1 है और NT की अगर बात करें तो NT यानी N आपका ये हो गया, T आपका ये हो गया, यानी तीनों यहाँ पर होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के ये कोड ऑप्शन नंबर आपको डी में दिखेगा, 2144 ऑप्शन नंबर डी, और यही आपका बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाता है। उसके बाद आपसे कहा जा रहा है कि चींटी का संबंध बाम्बी से है, बतख का संबंध तालाब से है, तो घोड़े का संबंध किससे होगा? जैसे चींटी जो होती है बाम्बी में होती है और बतख तालाब में रहती है, तो घोड़ा कहाँ पर रहेगा साथियों? ये मांद में रहेगा, अस्तबल में रहेगा, इसलिए आपका जवाब अस्तबल हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है NRT के बाद MQS है, फिर LPR है, फिर KOQ है, उसके बाद आपको बताना है 3 लेटर यहाँ पर कौन से आएंगे। अगर हम बात करें NM से पहले, यानी कि यहाँ पर कि L और K से पहले J, यानी कि ये J आपका यहाँ पर है और यहाँ पर है। उसके बाद मैं बात करूँ यहाँ पर R से पहले Q, Q से पहले P और P से पहले O, O से पहले N, तो JN आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, इस क्वेश्चंस को देखिए और सही जवाब आप लोग यहाँ पर बताइए क्या हो सकता है फटाफट। कह रहा है यहाँ पर 5 सहकर्मी जेई, एरॉन, बेन, कलोई और डैनियल एक वृत्ताकार मेज पर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो एक वृत्ताकार मेज हमने ये बनाई और 1 2 3 4 और ये 5 लोगों की बैठने की जगह भी हमने बना दी, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद कह रहा है जेई जो है ये ओरॉन के ठीक बाईं ओर बैठे हैं, यानी ये जेई के बगल में बैठी हैं। डेनियल जो एरॉन के ठीक दाईं ओर बैठा, जेई के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है? तो ये ठीक बाईं ओर, यानी एरोन को हम कहीं भी बिठा दें। मान लीजिए एरोन को हम यहाँ पर बिठा देते हैं। एरोन की अगर बात करें तो सबका मुख केंद्र की तरफ है, एरोन का बायां ये किधर हो जाएगा? ये हो जाएगा। लेकिन जेई जो है ये किधर बैठेंगी? ये इधर, यानी एरोन के ठीक बाईं ओर जेई बैठेंगी। जो जेई के बगल में बैठी हैं वो कलोई हैं, ये कलोई बैठी हैं, यानी कलोई जो हैं ये साथियों यहाँ पर बैठेंगी, कलोई यहाँ पर बैठ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद डेनियल एरोन के ठीक बाईं या दाईं ओर बैठा है, यानी कि यहाँ पर डेनियल जो है वो यहाँ पर बैठ जाएंगे, ठीक है। और जेई के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है? जेई के ठीक बाईं ओर यहाँ पर कुल मिलाकर आपसे पूछा जा रहा है, तो जेई के ठीक बाईं ओर कलोई बैठी है, तो कलोई आपका आंसर हो जाएगा। और बच्चा यहाँ पर बेन बचा, तो बेन यहाँ पर बैठ जाएंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर एक नंबर सीरीज वाला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सबसे पहले यहाँ पर 2673 है और यहाँ पर क्या है? 2673 है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर दिया गया है 891 आया और उसके बाद 297 आया, उसके बाद 99 आया और उसके बाद आपको बताना कौन सा नंबर आएगा, उसके बाद 11 ही आना चाहिए। तो इसमें अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाएं तो आपको मालूम पड़ सकता है साथियों। क्या देखिए, अगर मैं यहाँ पर बात करूं, 2673 से 891 पड़ जाए तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ये इसका 1/3 लग रहा है, ठीक है। तो एक बार ट्राई हम लोग कर लेते हैं। अगर हम इसकी 3 से भाग कर लें तो कितना आता? अगर 891 आता तो लॉजिक हमारा सही लग जाएगा। 3 7 21, 3 8 24, या आपका 2 बचेगा, 3 9 27 और 3 कम 3, देखिए वही आ गया। अब मुझे ऐसा लग रहा है 891 1/3 है, मतलब अगर इसकी 3 से भाग करोगे तो 297 आ जाएगा और इसकी भाग हमने 3 से अगर कर दी तो 3 कम 3, 3 दूना 6 और ये 2 आ गया, 2 जाएगा 29 हो जाएगा, 3 नवा लग जाएगा और फिर 3 7 21, यानी कि इसकी भी अगर 3 से भाग करें तो 3 9 27, 2 गया, यानी कि ये बिल्कुल सही। इसकी भी अगर 3 से भाग करना पड़े, 3 3 9, 3 3 9, जब 33 की 3 से भाग करेंगे तभी तो 11 आएगा, यानी कि 33 ही यहाँ पर आना चाहिए। 33 ये ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है बिल्कुल सही हो जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसको लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप ये समझ लीजिए आप इस चैनल से पढ़ लेते हैं अच्छी प्रकार से, तो फिर कोई सवाल आपका छूट नहीं सकता है परीक्षा में। 10% सवालों को आप हटा दीजिए। 10% सवाल तो एग्जामिनर ऐसे देता है ताकि उसको बहुत कम या ना के बच्चे बराबर कर पाए।
आपको ध्यान ही नहीं देना है। 100 में से 90 क्वेश्चंस आपको टारगेट लेकर चलना है और 100 में से 90 क्वेश्चन आपको करके आना है। कोई दिक्कत नहीं, 90 क्वेश्चंस की लगभग 85 क्वेश्चंस की मैं आपको तैयारी करवा रहा हूं। अगर आप अब से लेकर अपनी एग्जाम तक, अपनी शिफ्ट तक साथियों इस चैनल के हर एक क्वेश्चंस को तैयार कर लेते हैं, क्योंकि इन क्वेश्चंस को तैयार करना इतना आसान नहीं है। डेली मैं आपको 2 से 3 क्लासेस प्रोवाइड करवा रहा हूं, जिसमें जितने क्वेश्चन है उनको तैयार करवाना थोड़ी सी मुश्किल बात है, लेकिन आप ऐसा कर लेते हो तो मेरा मानना है सिलेक्शन आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत और परेशानी महसूस नहीं होगी। तो अब कथन और निष्कर्ष वाला क्वेश्चन आपके सामने आया है। यहाँ पर कह रहा कुछ एच जो है वो आ रहे हैं, मान लेते हैं ये साथियों एच हो गए। अब कुछ एच मान लेते हैं, जो इतने एच हैं वो आर हो गए। उसके बाद कोई पी एच नहीं है, कोई पी जो है ये एच नहीं है, और कोई पी एच नहीं तो कोई एच पी नहीं हो सकता। तो अब निष्कर्ष को पढ़िए और बताइए यहाँ पर कौन सा सही कौन सा गलत है। यानी कुछ पी एच हैं, कैसे कुछ पी एच हो सकते हैं भैया। अब यहाँ पर कहा जा रहा है साफ साफ कि कोई पी एच नहीं है, तो कुछ पी एच कैसे हो सकता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अब कुछ आर पी नहीं है, अब कुछ आर पी नहीं है, तो ये जो इतने आर हैं ये आपके एच के अंतर्गत आ रहे हैं। तो इतना तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कुछ आर, यानी ये आर आपके पी नहीं हो सकते, बाकी इनका हमें नहीं पता ये पी हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो कुल मिलाकर के ये सही हो जाएगा, यानी केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन नंबर सीरीज के आपके क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाएंगे, 2 से 3 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो नंबर सीरीज का सवाल है, कह 0 है, 1 है, उसके बाद 5 आ गया, उसके बाद 14 है, उसके बाद 30 है। तो आपको बताना है अगला नंबर यहाँ पर क्या आएगा। देखिए, तो अगर हम यहाँ से पढ़ाएं, यानी अगर यहाँ से हमारा 4 बढ़ रहा है, 5 से 14 जो यहाँ पर 9 बढ़ रहा है, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर 16 बढ़ रहा है, और यहाँ पर अगर बात करें तो 1 बढ़ रहा है। तो आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर आएगा, यानी कि यहाँ पर 25 आएगा। 30 में जब 25 बढ़ाओगे तो क्या 55 आता है, तो क्या 55 ऑप्शन में है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए में है। जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए था वो बिल्कुल सही था, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा दिए गए शब्दों को उसी क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। तो साथियों आपको एक तरीके से बताना है कैसे यहाँ पर क्या हो सकता है। तो अगर हम लोग एल ई की बात करें तो एल ई इसमें है, सब में है, ठीक है। अब यहाँ पर टी से पहले एस आता है, तो टी ये बाद में आए, एस पहले, यानी कि ये वाला जो नंबर है सबसे पहले आएगा 5 नंबर वाला। अब 5 नंबर सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए में है और सी में है। अब उसके बाद देखते हैं, अब यहाँ पर क्या आएगा, सबसे पहले एल ये है, एल टी, और ये आपका यहाँ पर क्या हो जाता है, क्योंकि इसके बाद कोई लेटर नहीं है तो उसके बाद ये आपका 1 नंबर आ जाएगा। और उसके बाद टी एच, यानी कि मुझे आप इतना बता दीजिए टी एच पहले आता है या टी पी, यानी कि ये आपका एच है या पी, तो मैं कहूंगा एच है। इससे 3 से पहले यहाँ पर 2 आएगा, यानी अगर मैं बात करूं टी एच यहाँ पर है, टी एच यहाँ पर है, तो ये टी एच यहाँ पर है। तो आप बताइए आर पहले आता है या एल, तो एल पहले आता है और बाद में आता है, तो ये 4 नंबर पहले आएगा, उसके बाद ये 2 आएगा, और फिर बचा खुचा यहाँ पर कौन बचा खुचा, ये 3 वाला, तो 3 ये सबसे अंत में आएगा। ये 514 23 कहाँ पर लिखा हुआ है, 514 23 ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो इस सवाल का जवाब अगर है आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। तो साथियों यहाँ पर आपके मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट कर लिए हैं, तो इन सभी के सभी मैथ के बहुत शानदार क्वेश्चन हैं, और बहुत अच्छी तरीके से आप लोग देखिएगा और इन सवालों को बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, इससे बाहर कोई नहीं होगा। तो यहाँ पर ए और बी दोनों 5,000 रुपए प्रति घड़ी की दर से अपनी घड़ियां बेचते हैं, यानी ए भी अपनी घड़ी 5,000 रुपए में बेचता है और बी भी अपनी घड़ी 5,000 की बेच देता है। ए जो बेचता है ये 25% के लाभ के साथ बेचता है, यानी ए जो ये अपनी घड़ी बेचेगा वो 110% पर बेचेगा, जो कि 5,000 रुपए है। 5,000 में जब उसने बेची, सॉरी 25% का लाभ है, तो 25% यानी 125 पर ही बेच देंगे, तो 125% पर ही बेच देंगे, कोई दिक्कत नहीं।
अब यानी कह रहा है जब कोई इसको बी 10% की हानि पर बेच रहा, तो बी की जब हानि यानी 10% की हानि यानी कि 90% पर बेचता है, 5,000 की ये भी बेचते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ए और बी कितने मूल्य का अनुपात, यानी कि क्रय मूल्य क्या होता है 100% की वैल्यू, यानी 125% की वैल्यू 5,000 है तो 100% की वैल्यू आपको बताना है, बस इतनी छोटी बात। अगर 5,000 के नीचे आप 125 रखोगे तो ये आपकी 1% की वैल्यू आएगी। आप इसको 100% की वैल्यू बनाने के लिए इसकी गुणा 100 से कर देंगे। अब इसको आप लोग कैलकुलेट करिए, 25 पंचे और 25 चक्कू, 5 एकम यानी ये 1,000 आएगा, और कुल मिलाकर के यहाँ पर 4,000 जो आपका आएगा वो क्रय मूल्य आएगा। वो किसका? ए का क्रय मूल्य। अब ए का क्रय मूल्य 4,000 आया है। अब इसको भी देख लेते हैं, यानी कि 90% की वैल्यू 5,000 है, तो 100% की वैल्यू आपकी निकल करके आएगी 1% की वैल्यू। 100% की वैल्यू आपको निकालना, तो 100% की वैल्यू ये आपकी निकल करके आई। अब ए की वैल्यू निकल करके आई 4,000, और बी की वैल्यू यहाँ पर 5,000 गुणा 100 और बटा 90, तो इसका अनुपात आपको निकालना है। तो इसका अनुपात हम निकाल लेते हैं, 4,000 अनुपात लगाया और ये आपका 5,000 और गुणा आपका ये 100 हो जाएगा, बटे में यहाँ पर 90 हो जाएगा। अब ये जो अनुपात होते हैं ये बराबर का काम करते हैं। 3 जीरो इधर के 3 जीरो इधर के कट जाएंगे, 90 की गुणा 4 से हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 360, और ये 5 की गुणा 500 से, तो इसको कट करोगे तो 0 से 0 आपका कैंसिल, 2 से कट करोगे तो 25 हो जाएगा, और ये 18, यानी ए और बी का अनुपात 18:25 आएगा, और 18:25 आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ है वो लोग बिल्कुल सही आंसर करेक्ट कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आप लोग देखिए यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर, और आपसे क्या पूछा जा रहा है देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या होगा। कह रहा एक कुर्सी का अंकित मूल्य 2,000 रुपए है, यानी ये कुर्सी पर 2,000 रुपए लिखे हुए हैं, और 20% और x% की दो क्रमिक छूट देने के बाद वो कुर्सी 1,400 रुपए में दे दी जाती है। तो x का मान कितना, यानी कि दूसरी छूट दी गई। अब यहाँ पर दो छूटें दी जाती हैं, अगर पहली छूट 20% की दी जाती है तो उसको 80% की बेचा जाता है। मैंने 80 क्यों लिखा, क्योंकि जो यहाँ पर जो छूट होती है उसको हम ऐसे लिखेंगे 100 - 20। अब जो दूसरी छूट दी जाती है वो 100 - 20 80 ही तो आएगा, और दूसरी छूट दी जाती है x% की, यानी अब इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे 100 - x बटा यहाँ पर 100 आएगा। जब 2,000 पर ये जब दो छूटें दी जाती हैं तो वो बिकती है 1,400 रुपए की, तो बराबर आपका 1,400 आ गया। यानी आपको इन सब को कैलकुलेट करना, फिर x का मान निकालना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं तो ये जो कट रहा है उसको कट कर देते हैं, 20 चक्कू और 20 पंचे, ये कट गया। 5 से कट करेंगे तो 5 चक्कू और ये डबल जीरो आ गया। इन दो जीरो से ये दो जीरो आपने कैंसिल कर दिए। 4 चक्कू 16 और 16, और ये इधर क्या क्या है, इधर आपका एक तरीके से मैं बात करूं तो ये काम करिए, 16 की 100 से गुणा कराएंगे तो 1600 आ जाएगा, और इधर क्या आएगा 16x आपका आ जाएगा। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। तो इधर आपका 1400 आ गया। अब देखिए, अब यहां पर अगर बात करें तो ये 1600, ये सॉरी 16x है, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। और ये 1600 जो है ये लिखा हुआ है, ये 1400 उधर है, तो ये आपका इधर माइनस में आ जाएगा, माइनस का आ गया। अब बचा क्या आपके सामने, 16x बराबर 200 बच गया, 16x बराबर यहाँ पर 200 बच गया। अब अगले स्टेप में x बराबर 200 बटे यहाँ पर 1600। अब इसको आप लोग क्या कर सकते हो, इसको आप लोग कट कर सकते हो, 2 से कट करें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक तरीके से 8 आएगा, और यहाँ पर 100। अगर इसको कट करें तो 8 कम 8 और 2 बचेगा, 20 हो जाएगा, 8 दूना 16 हो जाएगा। 4 बचेगा, पॉइंट लगा दिया हमने, 0 बढ़ गया, 8 पंचे 40, यानी कि 12.5% आपकी x की वैल्यू। यानी अगर एक कुर्सी का अंकित मूल्य 2,000 है, पहली छूट 20% की दी जाएगी और दूसरी छूट आपकी 12.5% की दी जाती है, तो वो वस्तु 1,400 रुपए में बेची जाती है। तो कुल मिला के आंसर अगर ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ सकता है, और देखिए आपका सही जवाब क्या हो सकता है, बताइए। यहाँ पर देखिए, एक क्रिकेट टीम में 7 पुरुषों की आयु 26
और एक की 25 और एक की 21, 29, 24, 28 और 22 वर्ष है। उनकी औसत आयु आपसे पूछी जाती है, यानी कि एवरेज आपसे पूछी जा रही है। तो जितने यानी कि 7 के 7 लोग हैं, सातों की आयु आप लोग जोड़ दो और जितने लोग हैं उससे भाग करवा दो। 29, 24 और 28 और यहाँ पर 22 कितने लोग हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पुरुष हैं। तो इसकी भाग करवा दो 7 से, आपका भाग आ जाएगा, आपको औसत आयु पता चल जाएगी। तो आप इसको जोड़ो, 8 और 2 10, 10 4 14 और 9 ये आपका 23, यानी कि आपका 24 और ये 29 आपका 35, 35 का लगेगा 5, यहाँ से लग गया 3, 3 और 2 5 और 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो यहाँ पर ये 17 और 7 से इसको भाग देना है। 7 दूना 14, कितना बचेगा 3, तो ये 35, 7 पैते 35, यानी कि औसत जो निकल कर आएगा वो आपका यहाँ पर 25 निकल करके आएगा। 25 वर्ष आपका इनका करेक्ट आंसर होगा, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए। इस क्वेश्चन को 2 क्वेश्चंस बाकी है, एक ये वाला और इसके अगला वाला। कह रहा 7 + 33 गुणा 44 और ये भाग है 44 और 2 ये गुणा 5 गुणा 5, अगर इसको करोगे तो ये पूरा का पूरा 40 आ जाएगा और इसको जो करोगे तो ये 22 आ जाएगा। तो अब ये आपका 25 आ जाएगा, इसको आपको कैलकुलेट करना है। अब 25 चक्कू कितना हो जाएगा 100 और एक 0 लग जाएगा, तो 100 एक 0 लगा दिया तो इसकी गुणा हम 22 से कर लेते हैं। 22 से जब हम लोग गुणा करेंगे तो 22,000 आपका आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी वाले में है, जिनका आंसर डी है बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन और आज की इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देख लीजिए। आपसे कहा जा रहा है कि एक वर्ष में सपना का औसत मासिक व्यय वर्ष के प्रथम व्यय के 3 महीनों के लिए 1100 रुपए है, ठीक है। यानी कि वो शुरू के 3 महीने मान लेते हैं, जनवरी फरवरी मार्च, इन 3 महीने में वो 1100 रुपए खर्च करती हैं। अगले 5 महीने में यानी अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, इन 5 महीने में वो 1000 रुपए खर्च करती है। और अंतिम जो 4 महीने बचे हैं सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इन 4 महीनों में वो 1200 रुपए खर्च करती है। यदि कुल वार्षिक बचत वो 1300 रुपए की, यानी अगर वो यहाँ पर मैं बात करूं 1300 रुपए थी, तो सपना की औसत मासिक आय आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है। अब हमें खर्च भी पता चल जाएगा और यहाँ पर साथियों क्या बचत भी है, क्योंकि यहाँ पर आप सभी को पता है आय बराबर होता है खर्च और प्लस बचत, खर्च प्लस बचत, और बचत यहाँ पर दे रखी है तो हम यहाँ पर लिख देंगे खर्च। अभी मैं आपको बता रहा हूँ खर्च और व्यय एक ही बात होती है। खर्च में आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप खर्च निकाल सकते हैं। 3 महीने के लिए 1100 रुपए हैं, 3 महीने के लिए 1100 रुपए, तो 1100 रुपए प्रति महीना, 1100 रुपए प्रति महीना, तो ये शुरू के 3 महीने कितने हो जाएंगे, तो ये आपके 3300 रुपए हो जाएंगे। अगले 5 महीने के लिए तो ये 1000, तो यानी कि ये 5000 हो जाना चाहिए। तो 5 गुणा यानी कि ये आपको समझ जाना चाहिए अंतिम 4 महीनों के लिए 1200 रुपए थी, यानी 12 चौक 48, यानी कि ये आपका आ जाएगी। इसको जरा करिए तो आप इसको 3300, यानी ये आपकी 5000 रुपए आ गई और ये आपकी कितनी आ गई 4800 आ गई। तो ये आपकी यहाँ पर 4800। अब इन दोनों को आप जब कैलकुलेट करोगे तो आपको ये खर्च पता चल जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, जब आप लोग इसको प्लस कर दोगे तो यहाँ पर आपका 000000 आ जाएगा 4, और ये आपका 8 3 11 आ गया, और ये 5 यानी कि 5 5 10 और ये 13, यानी कि आपका जो खर्च निकल कर के आया है वो आपका 13,100 रुपए निकल कर आया है। और बचत यहाँ पर कितनी है, बचत आपकी यहाँ पर 1300 रुपए दी गई है। तो खर्च पता चल गया, बचत पता चल गई। आय तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, मासिक आय आपसे पूछी जा रही तो 12 महीने की आय निकल कर आई, तो ये ध्यान रखिएगा क्योंकि 00 है तो 00 आ जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा, और ये 3 और 1 4, यानी कि ये 14,400 रुपए निकल करके आई है। वो 12 महीने की सैलरी निकल करके आई है, 12 महीने की आय निकल करके आई है। यहां पर आपसे पूछी जा रही महीने की आय कितनी है। अगर साल में कोई 14,400 रुपए कमाता है तो एक महीने में वो कितने कमाते, तो 12 से भाग देना है। अगर ये 12 महीने यानी
एक महीने की सैलरी निकालें तो ये 1200 से भाग दें तो 12 एकम 12, 12 दूना 24, ये डबल जीरो, यानी एक महीने की सैलरी उसकी 1200 रुपये हुई और यही आपका बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो कैसी लगी आपको ये क्लास, एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएशन का अगर आपका पेपर है और इस पेपर को अगर आप क्रैक करना चाहते हो तो आप हमारे चैनल पर जुड़े रहिएगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आई है, अभी तक लाइक नहीं किया तो इसको लाइक कर दीजिएगा। और अगर चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपकी नेक्स्ट पार्ट की जो अपडेटेड आपको वीडियोस रही वो आप लोग देख सकें और अपने एग्जाम को क्रैक कर सकें। तो डेली बेस पर हम यहाँ पर आपको वीडियोस प्रोवाइड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।